जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए टॉप 60 प्रश्न, यानी यदि आप सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह टॉप 60 प्रश्न लेकर के हम आए हुए हैं, जो कि सारे प्रश्न आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप सारे प्रश्नों को यहाँ पर एक बार अवश्य बना करके आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का हल किया है। दोस्तों आपको हम बता दें, यदि आप यहाँ पर तैयारी करने के लिए चाहे जेटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की या सहायक आचार्य किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9631542226 पर आज ही संपर्क करेंगे। हम आपको यहाँ पर डेली जो है एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ और उसका वीडियो आपके हम व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करते हैं, जहां पर जुड़ करके आप 100% अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। पालकोट अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, देखिए गुमला, कोडरमा, धनबाद या चतरा। याद रखिएगा पालकोट अभयारण्य, तो पाल जी एक जाति होता है, पाल जी, गडेरी को बोला जाता है पाल जी, तो पाल जी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, पाल टाइटल होता है उनका, पाल जी। तो पाल से हो गया पालकोट अभयारण्य, पाल से क्या हो गया पालकोट अभयारण्य, और जी से हो गया गुमला, यानी पालकोट अभयारण्य जो कहाँ स्थित है? तो गुमला में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। तोप चाची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तोप चाची अभयारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर तोप चाची बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर इसके लिए अभयारण्य के लिए आपको बताए हैं, बस याद रखिएगा जो भी आएगा इतने ही के अंदर से आएगा। पाल जी, गो, कोडरमा और धन तोप केतलावा। धन तोप, धन से मतलब है देखिए धनबाद, और तोप का मतलब है तोप चाची। ठीक है, यानी तोप चाची अभयारण्य जो है किस जिले में है? तो ये धनबाद जिला में स्थित है। तो ये हो गया धनबाद तोप चाची अभयारण्य के लिए। तो यहाँ पर अभयारण्य का पूरा ट्रिक का वीडियो हम आपको दे दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 111 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। ठीक है, पूर्ववर्ती, देखिए पूर्व, पूर्व माने होता है पहले। ठीक है, तो पहले वाली संख्या बताने के लिए हम उसमें 1 घटाएंगे, तब पहले वाली संख्या निकलेगा। जिसे बोलेगा 2 के पहले संख्या क्या होगी? तो 1 होगी। तो इसमें से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हमें पता चल जाएगा। जैसे छोटी संख्या इसलिए हम तो बोल दिए कि 1 होगी, लेकिन बड़ी संख्या आ जाए तो वहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या जब आपको निकालना होगा ना, तो आप उसमें से 1 घटाइए, यानी जिस संख्या में से 1 घटा कर निकालिएगा वो पूर्ववर्ती संख्या होगी, उसके पहले वाली संख्या होगी। तो 111 में से आप 1 घटाइए तो आपको आता है 110, इसलिए इसका राइट आंसर 110 होगा। और ये 110 जो है आपका सेकंड में है, इसलिए राइट आंसर आपका सेकंड हो गया। चलिए देखते हैं अब। सतलज नदी का उद्गम स्थल बताएं। गंगोत्री, हिमनद, मानसरोवर, झील तिब्बत, अमरकंटक का पठार या पात का पठार। तो देखिए नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित ट्रिक हमने आपको दे दिया है और बता भी दिया है। और यदि आप यहाँ पर डेली जुड़ करके यहाँ पर ट्रिक लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये प्रति महीना कोर्स पर यह दिया जाता है, जो आप जिसको आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड हम करवाते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसके लिए याद रखिएगा मानस एसएसबी है, मानस लड़का का नाम है, मानस क्या है? एसएसबी में है। एसएसबी एक पुलिस है, सशस्त्र सीमा बल जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस एस का मतलब सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ, मानस मतलब मानसरोवर, झील तिब्बत से निकलते, चाहे सिंधु नदी हो, चाहे सतलज नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तीनों नदियाँ मानसरोवर, झील तिब्बत से निकलती है। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। महानदी का उद्गम स्थल बताएं। तो देखिए ये उद्गम स्थल क्या होगा, यानी निकलने वाली स्थल है गंगोत्री, हिमनद, मानसरोवर, झील तिब्बत, अमरकंटक का पठार या पात का पठार। कहाँ से महानदी निकलती है? तो देखिए एक ट्रिक है, इसके लिए आप याद रखिएगा। सनम, सनम तो सबको जानते हैं, सनम अमर रहे, सब कोई मनाती है, जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं, सब मनाती है कि हमारा सनम जो है अमर रहे, लाइफ टाइम रहे। तो ये सनम का मतलब स से है सोन, न से है नर्मदा और म से है महानदी। ठीक है, और ये अमर का मतलब है अमरकंटक का पठार, यानी सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो यहाँ पर महानदी आपको पूछा गया, तो महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दादर और नगर हवेली की राजधानी है कवारती, दमन, हवेली या सिलवासा। देखिए हम आपको पता चले दादर और नगर हवेली भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो दादर और नगर हवेली है उसकी राजधानी आपका सिलवासा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश।
तो देखिए भारत में प्रशासन का जो औपचारिक प्रधान होते हैं वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अंग भी होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का औपचारिक प्रधान होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, आर के नारायण, विशाखा दत्त या विष्णु शर्मा? तो देखिए यहाँ पर माना जाता है कि बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के जो लिखने वाले थे उनका नाम है यहाँ पर राइट आंसर। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के तरफ से लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया? औरंगजेब, शेरशाह, हुमायूं या बाबर? किसने दिया? तो देखिए हम आपको बताते चले, औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया और यातनाएं दी। उनके शिष्यों को उनके सामने ही जिंदा जला दिया था, ठीक है, जिंदा जला दिया, और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। और जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। इसी बलिदान की याद में 24 नवंबर को हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी चंपा थी? मगध, कोसल, अवती या अंग? किसकी राजधानी चंपा थी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर महाजनपदों में सभी की राजधानियाँ थी और यहाँ पर किसकी राजधानी चंपा थी? तो जो हमारा महाजनपद अंग है उसकी राजधानी चंपा थी। राइट आंसर अंग होगा, डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया? पाटलिपुत्र की लड़ाई, थानेश्वर की पहली लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई या कलिंग युद्ध? किस लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, यानी कलिंग युद्ध में। किस युद्ध में? कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार को देखने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और चमत्कारिक रूप से अचानक उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उसके बाद उन्होंने जीवन भर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की थी। यानी कलिंग युद्ध की हिंसा को देख करके यहाँ पर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को यहाँ पर अपनाया। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है इसमें? गेंडा, अफ्रीकी हाथी, ब्लू व्हेल या दरियाई घोड़ा? तो सबसे बड़ा भारी और स्तनधारी जो इसमें होता है वो आपका ब्लू व्हेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। नॉकडाउन निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, क्रिकेट, मुक्केबाजी या गोल्फ? नॉकडाउन किस खेल से संबंधित है? तो देखिए नॉकडाउन जो है ये आपको मुक्केबाजी के लिए बोला जाता है, ठीक है। नॉकडाउन जो है वो खेल किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कानपुर? कहाँ पर है ईडन गार्डन स्टेडियम? तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो है ये कोलकाता में स्टेडियम स्थित है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? फर्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांकेतिक और शैक्षिक अधिकार, सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर या कानून के समझ समानता? यानी एक चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो आर्टिकल अनुच्छेद जो है एक प्रश्न लगभग एग्जाम में आते हैं आपके, तो संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो कानून के समझ समानता का अधिकार से संबंधित है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षा के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल होते हैं, जो समाज में रहना नहीं पसंद करते हैं। तो देखिए अपराधी बालक वो होते हैं जो असामाजिक, जो समाज के लिए काम नहीं करते हैं, जो असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसको हम लोग अपराधी बालक के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए होगा। 7 और 13 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होगी? देखिए 7 और 13 के बीच में अनंत परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। 7,
7.1, 7.2, इसी तरह से आप चलते जाइएगा तो 13 के बीच में बहुत सी संख्याएं मिलेगी, जिसका संख्या यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ये नहीं होगा, 8 होगा, इससे ज़्यादा होगा, 9 इससे ज़्यादा होगा, यानी एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है डी, यानी डी ही राइट ऑप्शन होगा। यानी दो संख्याओं के बीच में अनंत प्रमेय संख्याएं होती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषम कोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो जिस त्रिभुज के, मान लीजिए इस त्रिभुज है, तो जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 से कम है, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 से कम होता है तो वैसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रिंगल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा या UN, कौन सी संस्था करती है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आया हुआ है उसके अनुसार पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है उसको हम लोग कहते हैं WHO। क्या कहते हैं? WHO के अनुसार यहाँ पर पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा, मछलियों द्वारा या इनमें से सभी? वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो देखिए वायु प्रदूषण जो है यदि बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना अधिक जो है पेड़ पौधा आप लगाइएगा उतना अधिक ही वायु प्रदूषण कम होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये प्रदूषण को कम करने में बहुत ही सहायता करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ पर वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ये होगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। CNG का संक्षिप्त रूप है, CNG का संक्षिप्त रूप क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस या इनमें से सभी? तो देखिए CNG, ठीक है, CNG, C का मतलब है यहाँ पर कंप्रेस्ड, N का मतलब है नेचुरल और G का मतलब है गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसका राइट ऑप्शन A में मिल रहा है आपका, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। चलिए देखते हैं अब। ऐसा रोगी जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहेंगे? अरोगी, विरोगी, अतिरोगी या असाध्य। यानी कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसका उपचार संभव नहीं है, मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, वे सभी असाध्य बीमारी के अंतर्गत आते हैं। तो जिसका उपचार संभव न हो उससे हम लोग कहते हैं असाध्य। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? असाध्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नास्तिक, अविनीत, मेधावी या आस्तिक। तो देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द आता है आस्तिक, और जो ईश्वर में नहीं विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द आता है नास्तिक। तो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? वयस्कता, इनमें से कोई नहीं, नौविया या वयस्संधि। तो देखिए बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयस्संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? कुमारी, इनमें से कोई नहीं, गृहगत या प्रतिदिन। देखिए प्रतिदिन यानी दिन पर दिन, प्रतिदिन, ठीक है, ये सब शब्द आता है जिसमें लगातार होता है, तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास के अंतर्गत डालते हैं, इसलिए प्रतिदिन जो है आपका अव्ययी भाव समास है। चलिए देखते हैं। सत्पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। सत्पुरुष में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर जो इसका आप विग्रह करते हैं तो वह पुरुष जो सत्य से भरा हुआ, पुरुष जो सत्य एकदम भरा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं सत्य पुरुष कहते हैं। तो एक विशेषण है और एक विशेष है, तो जिसमें विशेषण और विशेष का बोध होता है उसको हम लोग कर्मधारय समास के अंतर्गत लेते हैं, अतः सत्पुरुष जो है वो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न। भाई बहन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। देखिए इसको हम देखते हैं यहाँ पर भाई बहन, ठीक है, भाई और इसके बीच में लगेगा योजक चिन्ह, वो होगा बहन। तो अभी हमने आपको बताया था कि जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है, जिस समास में योजक चिन्ह और एक दूसरे के अपोजिट होंगे उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। यानी भाई बहन
अब लिखेगा माता पिता कौन सा समास है, तो माता का उल्टा पिता होता है, इसके बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए यह भी द्वंद्व समास है। जिसमें इस तरह का रहेगा साइन योजक चिन्ह का, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उप, आ, प्रक या इत। निर्वासित को जब हम लोग तोड़ेंगे, देखिए निर्वासित, इसको जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, जब तोड़ते हैं तो निर्वासित में क्या हो जाता है, नीर जोड़ वासित, नीर जोड़ वासित, निर्वासित होता है, ठीक है। तो इसमें जो शुरू बार आया वो उपसर्ग है, यानी नीर उपसर्ग है और वासित प्रत्यय है। तो यहाँ पर निर्वासित में जब हम आएंगे तो प्रत्यय पूछा है, ठीक है। तो इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है, बेइन, बेई, इन या बे। तो देखिए सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय पता करने के लिए आप इसको लिख लें, जो भी शब्द दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो बे इंसाफी, इसमें दो वर्ड्स, जब इसको आप संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा बे प्लस इंसाफी, बे प्लस इंसाफी, यानी बे इंसाफी में जो शब्द पहले आया वो हो गया उपसर्ग और जो शब्द बाद में आया हो गया वो प्रत्यय है, यानी बे इंसाफी में बे उपसर्ग है और इंसाफी प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया कि उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग कौन है आपका, बे है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बे आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन है, यह प्रश्न अब तक के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार और सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला है। अरावली है, काराकोरम है, विंध्य है या पश्चिम घाट है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है आपका अरावली होगा, ठीक है। अरावली पर्वतमाला जो है भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है। लेकिन अरावली से देखिए और भी बहुत से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अरावली कहाँ है, तो भारत के पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अरावली कहाँ स्थित है, तब भारत के पश्चिमी भाग, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भाई ये भी प्रश्न आया हुआ था कि अरावली पर्वतमाला जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। अब एक बात आपको हम यहाँ पर बता देंगे, भारत के भौगोलिक संरचना में आप देखिएगा तो भारत के भौगोलिक संरचना में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है यहाँ पर, कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। ये भी आया हुआ है कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका भी नाम उसी में आता है। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के नाम से किसको जाना जाता है, अरावली। एक प्रश्न और देखिए इसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अरावली जो है यहाँ पर, अरावली को उसमें किस, उस पर्वत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अरावली को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो अरावली को राजस्थान में आडवाला पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरावली को राजस्थान में किस पर्वत के नाम से जाना जाता है, आडवाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा गया था कि अरावली को राजस्थान में किस पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, आडवाला पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर और पूछा जाता है आपसे, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है कि अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अरावली का सर्वोच्च, अरावली जो आपका पर्वत हुआ उसके सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो है उसका नाम क्या है, तो उसके सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को हम लोग जानते हैं गुरु शिखर के नाम से। क्या जानते हैं, गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर गुरु शिखर के कहलाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी देखिए अरावली से किया जाता है, जो सबसे अधिक हजारों बार पूछ दिया गया है। विश्व की, यहाँ पर एक और बात आता है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसमें भी जो है आपका अरावली का ही नाम आता है। तो याद रखिएगा भारत की और यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो आपका जो है अरावली है। इसलिए आप इसका यहाँ पर टिकिंग क्या करेंगे, अरावली का टिकिंग करेंगे। तो अरावली से ये सभी प्रश्न जो है 1000 से ज़्यादा बार अभी के एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आपके भी एग्जाम में आएंगे, चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लेकर के आपके बीच आते हैं। अगला प्रश्न, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि जो कनिष्ठ शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, लोग इतना है ना, चल जाइए अभी वीडियो बनाने के लिए जाइए, हल्ला होगा, जाइए तो हम पढ़ेंगे तो भेज देंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, सर सैयद, बाबू जगजीवन राम या मौलाना आज़ाद। तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ये इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न,
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, गंगा, मिसिसिपी या ब्रह्मपुत्र? तो दोस्तों हम सबसे पहले बता दें विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी है, लेकिन यहाँ पर नील नदी देखिए ऑप्शन के रूप में नहीं है। तो नील नदी के बाद जो दूसरी लंबी नदी आती है उसका नाम है अमेजन, जो यहाँ ऑप्शन में है। तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबी नदी में हो जाएगा यहाँ पर अमेजन, लेकिन ऐसे होता क्या है, नील नदी होता है, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है अमेजन, तो ये अमेजन होगा यहाँ का राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े या 32 जोड़े? देखिए मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब 46 को यहाँ पर देखिए 46 जोड़ा दिया हुआ है, तो 46 जोड़े नहीं होते, सिर्फ 46 होते हैं, लेकिन 46 ही कितना जोड़ा हुआ तो आप बता सकते हैं, तो 23 जोड़ा, ठीक है। 23 जोड़ा का मतलब 46 गुणसूत्र होगा, ठीक है। 23 गुने 2 यानी 46 हो गया ना, तो जोड़ा माने 2 का होता है, तो 23 जोड़ा यहाँ पर होगा। तो 23 जोड़ा किस में है? सी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये प्रश्न अब तक 1500 से ज़्यादा बार पूछा गया, JSSC में 10 बार ये गुणसूत्र वाला प्रश्न पूछ दिया गया अभी तक झारखंड का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं हर वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष, 6 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद? तो देखिए राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे साल क्या होता है? प्रत्येक दूसरा वर्ष जो है यहाँ पर रिटायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक दूसरा वर्ष यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? 28वां, 40वां, 42वां या 52वें? कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो देखिए यहाँ पर जो है जोड़ने की जो बात कही जा रही है, तो वो आपका जो है यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। और ये भी पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? तो यह आपका जो है 1976 में हुआ, ठीक है, 1976 में हुआ। और एक बात आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण यह संविधान संशोधन है। एक बात यह भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ये वही है, 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान संशोधन या मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, ठीक है। ये किसको कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और यह किसकी सिफारिश पर प्रभावी बनाया गया था? ये भी प्रश्न आया हुआ है, किसकी सिफारिश पर यह प्रभावी बनाया गया था? तो यह है आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को इसको यहाँ पर प्रभावी बनाया गया था। और यह प्रश्न जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये अब तक आप 1000 से ज़्यादा बार देखिएगा आपका एग्जाम में आ गया है, और JSSC में 5 बार अब तक पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका अलग से हम वीडियो भी दे देंगे जो कि आप यहाँ पर देख पाइएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संस्कृत की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू? संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों संस्कृत की जो लिपि है वो आपका देवनागरी लिपि होता है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए प्रस्तावना की भाषा है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MBBI क्वेश्चन को मान लीजिए, अभी तक JSSC में एक बार आपका पूछा गया है, ये PGT के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? डायनेमो, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब या सोलर सेल? तो देखिए डायनेमो एक ऐसा यंत्र है, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यहाँ पर आपका जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये 5000 से ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, और JSSC में 5 बार अब तक आ गया है डायनेमो को याद रख लीजिएगा। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। पानी में डूबा हुआ सिक्का वास्तविक आकार से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, परिवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रवर्तन कारण या विवर्तन के कारण? तो कोई भी वस्तु है जो वास्तविक आकार से ऊपर दिखाई पड़ती है उसकी सारी घटना के कारण अपवर्तन के कारण होता है। यह 3000 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछ दिया गया है, JSSC में एक बार आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न।
एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न आया हुआ था जेएसएससी में। अब आपको बता दें कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे वृत्त की परिधि, जिसको सरकमफ्रेंस हम लोग कहते हैं, परिधि ना, वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब देखिएगा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और इतना बराबर कितना हो गया आपका 44, ठीक है। 2π का मान आप रख लेंगे 22/7 और इंटू कितना हो गया r इक्वल टू क्या हो गया आपका 44। आप यहाँ पर देखिए 2 गुने 22, इधर गुना में सब गुना में रहे और इधर बराबर में रहे तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो 22 दूनी 44 हो गया और ये 44 हो गया, तो 44 से कम कितना हो गया 44, एक बार में कट गया, बचा कितना हमारे पास r/7 इक्वल टू इधर बच गया 1। तो आगे हम क्या करेंगे देखिए, r/7 इक्वल टू बच गया 1। अब तिरछा हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे हम, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो r ये क्या चीज़ है, r जो है यहाँ पर त्रिज्या है, r आपका क्या है त्रिज्या। तो आपसे पूछा था कि त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या कितना आ गया, तो त्रिज्या इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन कहाँ है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर है और यही आपका जो है राइट आंसर हो गया। तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं आप, जल में पड़ी परखनली का चमकना किस घटना का उदाहरण है, पूर्णांतरिक, अपवर्तन, परावर्तन या विवर्तन। तो जल में पड़ी परखनली चमक वाली घटना जो होती है वो आपका पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका राइट आंसर जो ए हो जाएगा। अब तक 2000 से ज़्यादा बार पूछा गया है, लेकिन जेएसएससी में यह जो है प्रश्न एक बार आया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक बिंदु होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, 2, 3, 4 या अनेक। देखिए ये एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसका राइट आंसर होगा अनेक। अनेक रेखाएं एक बिंदु से होकर खींची जा सकती है, इसका राइट आंसर अनेक होगा, यानी डी आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हवा की गति किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर, टेकोमीटर, बैरोमीटर या भूकंप मापन। देखिए ऐसे हवा की गति किससे मापी जाती है, अभी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया, तो सारे आए हुए प्रश्न को ही हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जिससे कि वही प्रश्न लगभग छपता है। तो हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो एनीमोमीटर द्वारा हवा की गति मापी जाती है, ठीक है, एनीमोमीटर द्वारा। एक और प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं बैरोमीटर, ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, वायुदाब। वायुदाब का मापने का यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग, बैरोमीटर। अब यहाँ पर बच गया भूकंप मापन। तो भूकंप मापन यानी भूकंप का मापता हम लोग किससे हैं, तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की माप की जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बैरोमीटर और एनीमोमीटर से 2 प्रश्न हमेशा निकल के आते हैं मापन से। तो आप मापन वाले जितनी भी प्रणाली है उसका नाम एक बार जरूर याद कर लेंगे यदि एग्जाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किससे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जिप्सम जो होता है, जिप्सम को हम लोग 373 डिग्री केल्विन तापक्रम, ठीक है, 373 डिग्री केल्विन तापक्रम पर जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस के अंतर्गत यह बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जिप्सम को जब हम लोग 373 डिग्री केल्विन तापक्रम पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिप्सम जो होता है CaSO4 इंटू यहाँ पर 2H2 हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिप्सम। इसी को हम लोग 373 डिग्री केल्विन तापक्रम पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो यहाँ पर किससे, तो जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हम लोग यहाँ पर उपयोग टूटी फूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो यही होता है, वो उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैसे बनता है, तो ये जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। जीएस के अंतर्गत ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, सर्वाधिक बार, लगभग 1000 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी। देखिए यहाँ पृथ्वी के सूर्य सबसे निकट कब होती है, तो देखिए सबसे पहला महीना जो होता है वो जनवरी का होता है ना। तो जनवरी महीना में यहाँ पर सबसे निकट माना जाता है 3 जनवरी। उसका 6 महीना के बाद जो होता है यहाँ पर बदल दिया जाता है, तो 6 महीना के बाद यहाँ पर आ जाता है जुलाई, ठीक है।
तो 4 जुलाई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक है। तो पूछा जाता है किस दिन पृथ्वी सबसे निकट होती है, तो जनवरी में सबसे निकट, निकट माने जनवरी हो गया, ठीक है। और अधिकतम दूरी कब होता है, तो वो 4 जुलाई होता है। तो ये दोनों ऑप्शन आते हैं कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो 3 जनवरी को सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोग इसको एकदम कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि हम वैसे ही प्रश्नों को लेकर आते हैं जो अब तक एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछा जा रहा है या आया हुआ प्रश्न है। तो टोटल प्रश्नों को आप यहाँ पर तैयारी करते रहिएगा, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए देखते हैं अब हिंदी की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू। तो हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है, 900, 930, 943 या 967। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर लिंगानुपात जो है ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब कि 1000 जनसंख्या जो होती है उसमें जो है कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो 1000 पर लिंगानुपात जो हम लोग निकालते हैं उसमें यहाँ पर कहा जाता है 933, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 933 महिलाएं हैं। तो 1000 पर इसका काउंटिंग किया जाता है, यानी 1000 यदि पुरुष हैं तो 933 महिलाएं हैं। महिलाओं का यहाँ पर लिंगानुपात जो है वो कम है। तो झारखंड में शिशु लिंगानुपात जो है पूछा जाए तो 943 इसका आंसर होगा। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखिए हिमालय जो है पर्वत का नाम है, ठीक है, पर्वतमाला का नाम है। तो पर्वतमाला का नाम है इसलिए नाम दिया हुआ है पर्वत का हिमालय। अगर सिर्फ पर्वत पूछा हुआ रहता तो जातिवाचक में होता, लेकिन हिमालय लिख दिया गया है, नाम लिख दिया है हिमालय पर्वत का, इसलिए यह यहाँ पर जाति व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 32 गुने 35 गुने 37 को गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा। बहुत बार, सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है इकाई अंक, बहुत बार पूछता है। इकाई अंक का जब हम बोर्ड पर बताएंगे तो अलग से क्लास भी आपका लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी दूसरे जगह होने के कारण आपका यहाँ पर बोर्ड पर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए यहाँ पर बताएंगे 32 गुने 35 गुने 37 को गुना करने पर इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक यदि आप कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, अगर ट्रिक नहीं पता है तो सबसे पहले 32 गुने 35 कीजिएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या कीजिएगा, 37 से गुना कीजिएगा। उसके बाद जो गुना करने पर मान लीजिए कि आपका आया 3 2 6 5 इतना आता, तो इसमें इकाई अंक कौन होता, 5 होता, तब आप इसका रिजल्ट दीजिएगा कि इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। लेकिन इतना मेहनत हम लोग को नहीं करना रहता है, क्योंकि इतना समय हमारे और आपके पास नहीं है कि आप इतना बड़ा काम कर पाइएगा। तो आखिर करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है इकाई अंक, तो सभी का इकाई अंक केवल लिख लीजिए। तो ये 32 में इकाई अंक कितना है, 2 है। ये 35 में इकाई अंक कितना है, 5 है, ठीक है। और 37 में इकाई अंक कितना है, 7 है। हो गया ना, हम लिख लिए। अब इसी को सिर्फ हम गुना करेंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा हमको बताइए, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए, 70 हो जाएगा, ठीक है, 70। अब इसमें इकाई अंक कितना हो गया, 0 हो गया ना, तो यही 0 आपका आंसर हो गया। बात समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर 0 किस में है, फर्स्ट में है, तो ये फर्स्ट वाला ही इसका आंसर होगा। अब आपको हम एक यहाँ पर दे देते हैं होमवर्क, आप इसको करके हमें जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या आया। 42 गुने 45 गुने 48 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, आपको यहाँ पर करके बतलाना है, ठीक है। तो आप डेली यहाँ पर जो है जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा, जिसमें सारे प्रश्नों को मैथ, जीके, जीएस और सारे प्रश्न लेकर के आते रहते हैं। तो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जवाब, इसका कमेंट का हमें इंतजार जरूर रहेगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नदी किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, ठीक है। देखिए नदी से पूरे नदी जाति का बोध होता है, एक नदियाँ नहीं है, बहुत सी नदियाँ हैं, तो पूरे नदी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन यही बोल दिया जाता है गंगा नदी, जमुना नदी, तो ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाते हैं। तो सिर्फ नदी है इसलिए यह जो है आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। गांव किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, ठीक है। देखिए गांव से पूरे गांव समुदाय का बोध हो रहा है, पूरे गांव समुदाय का, तो पूरे समुदाय पूरी जाति का जिससे बोध होता है उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये गांव जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ पर यदि गाँव का नाम हम ले लेते हैं, जैसे आपको कोई भी गाँव का नाम, तो वो आपका चला जाता है व्यक्तिवाचक में, तो गाँव केवल रहेगा तो वो होगा आपका जातिवाचक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
झारखंड राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंपायर महिला कौन थी? सावित्री पुरती, लक्ष्मी सिंह, आश्रित लकड़ा या अल्बर्ट एक्का? तो देखिए यहाँ पर झारखंड राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंपायर महिला जो थी वो आपकी थी आश्रित लकड़ा। कौन थी? आश्रित लकड़ा को अंतर्राष्ट्रीय अंपायर महिला कहा जाता है। यह जेएसएससी की एग्जाम में एक बार पूछा गया है आपका। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन है? सारंडा वन, लातेहार का पतकी वन, नेतरहाट या तिलैया? तो झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान जो माना जाता है वो आपको नेतरहाट को माना जाता है। ठीक है, नेतरहाट को यहाँ पर झारखंड का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। और अब तक के एग्जाम में यह 10 बार पूछ दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तेनुघाट बांध झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी, दामोदर नदी, कोनार नदी या म्यूराछी नदी? देखिए यह प्रश्न जो है 2 बार अब तक पूछा जा चुका है आपका झारखंड के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, दामोदर नदी। यानी तेनुघाट बांध जो है दामोदर नदी पर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, रांची, दुमका या बोकारो? कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है वो आपका रांची जिले में स्थित है, रांची में स्थित है। और झारखंड के एग्जाम में यह 10 बार अब तक स्टेडियम से पूछ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अब। जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए जवानी जो है यहाँ पर अवस्था को बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा नाउन जिसमें किसी की अवस्था को बताया जाता है तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि उसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसको अनुभव की जाती है और अवस्था बताया जाता है वो भाववाचक संज्ञा का अंतर होता है। इसलिए जवानी जो है आपका भाववाचक संज्ञा। और यह प्रश्न अब तक 1000 से ज़्यादा बार सभी एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, तो इसलिए बहुत बार आया हुआ प्रश्न आप सभी अवश्य देख लेंगे। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसका नाम बताना है। बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या कोयल नदी? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा स्वर्णरेखा नदी होगा। स्वर्णरेखा नदी एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बता दें यह जेएसएससी में अब तक जो है 8 बार, यानी झारखंड के परीक्षाओं में 8 बार यह प्रश्न झारखंड जीके के अंतर्गत पूछ दिया गया है। तो आप सभी जो है यहाँ झारखंड जीके के अंतर्गत भी तैयारी करें तो यहाँ पर जेएसएससी के आए हुए प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। और हम आपको केवल यहाँ पर जेएसएससी में अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वही आपको झारखंड जीके के अंतर्गत दे रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर तैयारी झारखंड जीके के लिए जुड़ करके करते रहिएगा, बने हुए रहिएगा। चलिए देखते हैं अब। मैथन बांध झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी, दामोदर नदी, कोनार नदी या म्यूराछी नदी? तो मैथन बांध जो है वो आपका झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए गुच्छा का मतलब ही होता है जिसमें 10-20 जो है फल के दाने लगे रहे किसी भी चीज़ का, चाहे वो अंगूर का गुच्छा हो, वो चाबी का गुच्छा। तो गुच्छा का मतलब होता है जिसमें संख्या जो है 2 से 4 से ज़्यादा होता है तो उसको लोग गुच्छा बोलते हैं। तो जो चीज़ें समूह में रहती है उसको समूहवाचक कहते हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। बराकर, भेड़ा और कोनार किसकी सहायक नदी है आपको बताना है? बराकर नदी की, दामोदर नदी की, स्वर्णरेखा नदी की या कोयल नदी की? देखिए झारखंड की सहायक नदियों से भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर झारखंड का जो एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपका बता दें हाई स्कूल का, उसमें एक बार प्रश्न ये पूछ दिया गया था कि बराकर, भेड़ा और कोनार जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी है आपका दामोदर नदी की है। यानी दामोदर नदी की सहायक नदी जो है वो आपका कौन कौन है? बराकर है, भेड़ा है और कोनार नदी, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? देखिए मेटल, धातु वाली चीजें जितनी भी होगी वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। तो सोना भी यहाँ पर मेटल है, धातु वाली चीज है, इसलिए मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा यानी सी इसका आंसर राइट होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। तिलैया बांध झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी, दामोदर नदी, कोनार नदी या म्यूराछी नदी? तो तिलैया बांध जो है आपका झारखंड के बराकर नदी पर स्थित है और जैसे कि इसके एग्जाम में 3 बार आपका आया हुआ है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर बांध से आया।